ठंड जब बहुत बेहिसाब पड़ती है कौन मरता है? वो जो गरीब है, जिसके पास सर पे छत नहीं है या दो रजाई नहीं है। मरेंगे विकासशील देश और अल्प विकसित देश के लोग। जो आज का पूरे विश्व का मॉडल है उसमें आप कभी भी एनवायरनमेंट को बचा ही नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट, जिसमें हम देश और दुनिया के चर्चित मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ होते हैं ओजांग IAS अकेडमी के MD ओजांग सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। सर, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है COP27 की बैठक, जो कि 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में चल रही थी। आज खत्म होने वाली है, 18 नवंबर को खत्म होने वाली है। सर, ये 27वीं बैठक है। इससे पहले 26 बैठकें हो चुकी है। हर बार ऐसा होता है कि बैठकें होती हैं, खूब चर्चाएं होती है, समझौते होते हैं, उन पर हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन जब बात ज़मीनी तौर पर उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करने की आती है तो हम खुद देख सकते हैं कि आज अगर वो प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट उनका हुआ होता तो पर्यावरण में कुछ हद तक बदलाव देखने को मिलते, लेकिन स्थिति आज भी शून्य है। तो सर, हमारा जो मुद्दा है कि ये COP27 कितना असरदार रहा या नहीं रहा? इसके बड़े से जवाब हो सकते हैं। मेरी ऑडियंस जो सुने, मुझे एक कविता याद आ रही है और मुझे बड़ी पसंद है। आप भी ज़रा सुनना और आगे मेरे डिबेट की जो चीज़ है वो आपको समझ में आ जाएगी। बड़ी अच्छी कविता थी। बानर जुड़े सभा हुई आई, यानी ढेर सारे बंदर एक जगह इकट्ठा हो गए। बानर जुड़े सभा हुई आई, किटकिटात भाखे कविताई, यानी सभी किटकिट किटकिट करने लगे और बोले कवि सम्मेलन चल रहा है। तो कई बार मैंने ये बात कही, मतलब ये बहुत निगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पर एक्चुअली में जिस तरह से ये COP पेरिस के बाद आगे मूवमेंट करने लगा, यानी COP24, COP25 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि एक तो संयुक्त राष्ट्र बार बार बड़ा कमज़ोर सा पड़ता चला जा रहा है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी बात को लेकर आज एक मतैक्य नहीं है। वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर हो चुका है, हर कोई अपनी अपनी डायरेक्शन में भागता हुआ दिखाई पड़ा। और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ डिबेट में कि बहुत केओटिक, बहुत ही जैसे कहते हैं ना, मेसअप सिचुएशन है बनी हुई है। अब सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस को कुछ बताना चाहता हूँ कि ये COP नाम का जो ये सभा मंडल है, जहाँ सब इकट्ठा होकर चाय कॉफ़ी अपना चल रहा होता है, वो है क्या? ठीक है, मैं थोड़ा सार्केस्टिक इसलिए क्यों हूँ अभी तुम्हें समझ में आएगा थोड़ी देर में। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हमारा एक रहा कि सभी लोग एक साथ जुड़ेंगे पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे इसमें विकासशील देश, विकसित देश, अल्प विकसित देश, सबको जोड़कर जो है वो कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके पृथ्वी को बचाने की बात होगी। तो 1991 रियो समिट, जो अर्थ समिट के नाम से भी जाना गया, वहाँ पर ब्रेटलैंड रिपोर्ट आती है और बताया जाता है कि हमें धारणीय विकास की तरफ बढ़ना पड़ेगा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और पृथ्वी की जो संसाधन है उसको हमें बहुत वाइजली यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कहने वाले पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमें बहुत बड़ा ज्ञान दिया। बात यह है कि 1991 से, जैसे इंडिया में भी आपने देखा, LPG आ गया और ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा तामझाम शुरू हो चुका था। तो विकसित देश संसाधनों की कमी हो रही थी, विकासशील और विकसित देश उनके पास बहुत ढेर सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। ठीक है, और विकसित देशों पर टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज थे। कहानी समझना, पूरी पिक्चर समझना ज़रूरी नहीं, तो ये COP के केवल डाटा याद करने से कुछ नहीं होगा। तो ये हुआ कि भाई चलो, अब जलवायु परिवर्तन पे हम लोग बातचीत करते हैं और इकट्ठा होते हैं। ठीक है, इस पर एक बातचीत शुरू होती है और दुनिया में एक जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ के बारे में बातचीत शुरू होनी। फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, कुछ चरम जलवायु के प्रमाण भी मिलने लगे। कुछ और भी स्टडीज़ आईं, उस स्टडीज़ में हमें तमाम जो जैसे कोरल्स के ख़त्म होने के बारे में, पेड़ पौधों के ख़त्म होने के बारे में, स्पेसीज़ के, ये जानकारियाँ खुले मंच पे आने लगी। UNFCCC जैसी संस्थाएं बनने लगीं, टेरी जैसी संस्थाएं बनने लगीं, जिन्होंने बहुत ढेर सारी रिपोर्ट्स देनी शुरू की। अब ये हुआ कि भाई सब लोग इकट्ठा होंगे और दुनिया भर को बताएंगे कि हम बहुत संजीदा, बहुत सीरियस, बहुत सीरियस, हम कुछ करने जा रहे हैं। तो शुरुआत बड़ी अच्छी थी। अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि इस पूरे जलवायु परिवर्तन के पूरे सेगमेंट में क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जापान के शहर क्योटो में हुआ, और वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने एक्चुअली में प्रॉब्लम को समझा था, क्योटो ने। अब प्रॉब्लम क्या है, पहले आप लोग ये जानो। प्रॉब्लम ये है, इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक्स।
पूरी कहानी का जो कोर है वो इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक्स। अब वेस्टर्न कंट्रीज ने रिपोर्ट दी कि जलवायु में संकट है, फलाना। वेस्टर्न का इकोनॉमिक मॉडल क्या है? जो पश्चिमी देशों उनका इकोनॉमिक मॉडल क्या है? वो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल है। यानी आप प्रति इकाई जितना उपभोग करेंगे, जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, उतने ज़्यादा आप प्रगतिशील माने जाएंगे, उतने ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है। कंज्यूम करने का मतलब मैं कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, एनर्जी, फूड, XYZ सब कुछ। तो जब तुम इतना कुछ कंज्यूम कर लोगे तो इस पृथ्वी के पास संसाधन कहाँ बचे? क्या बचा तुम्हारे पास? तो मॉडल इकोनॉमिक ये है। अब पूरी दुनिया में ऐसे ही कैलकुलेशन होता है, हम भी ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। एक तरफ तो तुमने इकोनॉमी रख दिया, दूसरा तुम्हारा एनवायरमेंट। तो जब तुम इकोनॉमी को कंजप्शन बेस्ड बढ़ाते जाओगे तो एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली सिकुड़ जाएगा। ये दिस इज ऑल, ये पूरा गेम ही है एनवायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक्स। जो आज का पूरे विश्व का मॉडल है उसमें आप कभी भी एनवायरमेंट को बचा ही नहीं सकते, क्योंकि ये कंजप्शन बेस्ड मॉडल है। यानी आप कितना ज्यादा उपभोग कर ले जा रहे हैं, और आपके उपभोग पे, आपके कंजप्शन पे ही आपकी इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम, XYZ, दुनिया भर की बातें की जाती हैं। सो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है कि ये जो पूरा मॉडल ही है, ये इसके साथ तुम पर्यावरण को बचा ही नहीं सकते। तो मॉडल ही चेंज करने की जरूरत है, इसका मतलब? अच्छा, पूरा ज्ञान बघारना शुरू किया इन्होंने, तो पूरी दुनिया को बताया। अब इनका पर्पस कुछ और था। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो कि भाई अब ये हुआ कि विकासशील देश तेजी से उभरने लगे। पहले एशियन टाइगर्स, जापान, ताइवान, फिर चाइना, फिर अब भारत की बारी, थाईलैंड की बारी आ रही है, इंडोनेशिया की बारी आ रही है। तो एक्चुअली जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो एशिया में सेंट्रलाइज होगा, क्योंकि बहुत हमारे पास युवा आबादी है एशिया के पास। और इसमें भी दक्षिणी एशिया यानी भारत का हिस्सा जो हुआ, बांग्लादेश का हिस्सा, जो थाईलैंड और म्यांमार, ये सारे देश अब धीरे धीरे प्रगति करेंगे। और पश्चिम के पास अब बूढ़ी आबादी होती चली जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ से निकलेगी। अब इनको क्या चाहिए? इनको अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करना है, बना के रखना है। तो ये जो विकासशील और अल्प विकसित देश है, इनके संसाधनों को इन्हें इस्तेमाल करना है। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ ये G20 में अगर देखो तो यही चीज़ें हो रही हैं। G20 में विकसित देश इस्तेमाल ही कर रहे हैं विकासशील देशों के संसाधनों को, बिना उनकी सुने, बिना उनकी प्रॉब्लम को जाने। अब हुआ क्या कि विकासशील देश प्रगति करना चाहते हैं, ठीक है। अब प्रगति जब करेंगे और ओल्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से करेंगे तो गाड़ी से धुआं भी निकलेगा, इधर भी कंजप्शन बढ़ रहा है। नहीं, फैक्ट्रियों से भी धुआं निकलेगा, बिजली बनाएंगे। मान लो अगर आपको लग रहा है कि इस मॉडल को हम फॉलो करें तो भाई हमारे स्कूलों में बिजली चाहिए, अस्पतालों में बिजली चाहिए, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो अब वो आर्थिक प्रगति अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो पश्चिम देशों से सामान को आयात करेंगे। भारत जैसे बहुत समय तक इंपोर्ट करता रहा, इंपोर्ट करेंगे तो उनकी इकोनॉमी प्रॉस्परस होती रहेगी। जनसंख्या हमारे पास है, हमें नीड है बहुत ज़्यादा, हम वेस्टर्न कंट्री से मंगाएंगे। और अगर हम ग्रोथ करते हैं तो अब इस ग्रोथ को कैसे फंसाया जाए? कैसे किसी कंट्री को कहोगे तुम मत करो? तो फिर हमने एक इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी शुरू की, यानी पर्यावरणीय, जिसे कूटनीति कहते हैं। यानी कान घुमा के पकड़ लिया कि लंबे समय तक अमेरिका क्यों नहीं कॉप सक्सेसफुल हो रहा है। अमेरिका जाके कह रहा है कि वो चाइना से कहो, इंडिया से कहो, साइन करे पेपर पे, वो अपनी सारी फैक्ट्रीज बंद करे। अब हमें पता है इतनी बड़ी आबादी, अगर हमने फैक्ट्रीज बंद कर दी तो बहुत नुकसान है। हमारी सारी आबादी जो है बर्बाद हो जाएगी, हमारे पास आजीविका खत्म हो जाएगी, तो हम कुल मिला के नेट इंपोर्टर बने रह जाएंगे। हम अमेरिका से जैसे PL480 प्रोग्राम में गेहूं खरीदते थे, वैसे हम उसका सामान खरीदेंगे। तो ये बहुत इतना सीधा साधा मुद्दा नहीं कि तो वो आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और फिर जो है चाय कॉफ़ी पी के चले जा रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा गेम है। अब दूसरा तरीका था जो क्योटो ने हमें बताया कि अगर इकोनॉमी ही समस्या का मूल कारण है तो इकोनॉमी को ही समाधान बना दो। कार्बन क्रेडिट कि कार्बन डाइऑक्साइड खरीदने बेचने की चीज बना दो। और लेकिन इसको कैसे, मतलब अगर मान लीजिए आपकी कंट्री में कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल रहे हो, मजबूरी आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बना के रखोगे, और मेरे यहाँ उस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, लेकिन मैं उतना ही पेड़ लगा रहा हूँ और आपके फंड से मैं लगा रहा हूँ और आपकी टेक्नोलॉजी से लगा रहा हूँ, मैंने वो बढ़ाया। और उसने एक धारणा दी कि ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस है, ये जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, किसी देश का मुद्दा नहीं है, विश्व का मुद्दा है, ठीक है। ये पूरे विश्व का मुद्दा है। जब पृथ्वी खत्म होगी तो पूरी पृथ्वी ही खत्म होगी और पूरी मानवता ही खत्म हो जाएगी उसमें। तो उसमें उसने समझाया कि भाई एक को मदद देना, मान लो किसी के पास जंगल लगाने हैं, ठीक है, या भारत में ही है, आप मान लीजिए डीजल से गाड़ियां चल रही हैं, पेट्रोल से, तो हमने कहा कि भाई मेट्रो चलाओ, जापान ने पैसा दिया। तो जितना भारत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम कर रहा है, जापान को उसका फायदा मिल रहा है, तो जो नेट है वो जीरो हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और यही चीज हमें समझ में आ रही है। ये सच्चाई है। आप इकोनॉमी को रोक के आज एनवायरमेंट को बचा नहीं पाओगे, ठीक है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। पूरा मॉडल ही आपको चेंज करना है। इसके लिए आपको भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा।
आपको बहुत, जैसे भारत का जो पर्यावरण अनुकूल पूरी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली थी वो अपनाना पड़ेगा, और ये बहुत अभी टाइम टेकिंग है। अभी आज के बाद, अभी आज में पृथ्वी पर इतना टाइम वाइम नहीं है, ठीक है, स्पेसिस पर इतना टाइम नहीं है। आज चरम जलवायु हमारी एक बहुत बड़ी सच्चाई बन चुकी है, एक बहुत बड़ी सच्चाई बन चुकी है, इससे कोई अब बच नहीं सकता। तो दूसरा ये हुआ कि दूसरा क्या था, वो ज्वाइंट वेंचर्स के लिए, जैसे भाई मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं मेट्रो लगा सकूं, तो आप अमीर देश हो, आपके पास सरप्लस है, आप मुझे हेल्प कर दो, आप मुझे फंड से हेल्प करो, आप मुझे उससे भी ज़्यादा, फंड से भी ज़्यादा जरूरी था टेक्नोलॉजी से हेल्प करो। मान लो भारत के पास टनल बोरिंग मशीनें नहीं होती, वो जो आधुनिक तकनीक आपको मेट्रो में चाहिए था वो नहीं होता, तो भारत उस पैसे का करता क्या? तो जापान ने कहा हम तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं। तो जब टेक्नोलॉजी एक बार मिल गई, भारत का वो जो डर था मेट्रो का, वो अब नहीं, अब धीरे धीरे दिल्ली से अन्य स्टेट्स में चले गए, ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी, आप सोलर टेक्नोलॉजी दे दो तमाम। तो क्या हुआ, जब आप फंड और टेक्नोलॉजी दोगे तो विकासशील देश अपनी इकोनॉमी को चेंज करना शुरू कर देंगे। तो ये बड़ा बढ़िया था। तो अमेरिका जो था वो बातें तो बहुत कर रहा था, और पूरी दुनिया का 20-22% कार्बन डाइऑक्साइड अकेले निकालता है, पूरी दुनिया का, मतलब माई बाप है, ठीक है, वो अलग ही उसका जो है वो चलता है, वो करे, वो जो भी करे, ठीक है, तो मतलब वो करे तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला, वही उसका पूरा केम इसका वही है। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम भी आपकी बात मानते हैं, हम भी आए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में इकट्ठा हुए। बोले भाई हम विकासशील देश हैं, आपने कहा नहीं फैक्ट्री बंद करो, चाइना से बोला फैक्ट्री बंद करो। हमने कहा इतनी बड़ी आबादी को हम खिलाएंगे क्या, कैसे बंद कर सकते, हम कैसे बंद कर दें, हम कैसे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक दें क्या? तो फिर बोला नहीं करना भाई, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो बोले, हमने कहा अगर करना ही चाह रहे हो तो एक काम करो, हमें फंड दे दो, तुम बहुत अमीर देश हो, पूरी दुनिया की जीडीपी पे तुम्हारा कब्जा है, और भी अमीर देश, हमने कहा कि हमें फंड दे दो, और फंड से भी ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दो। तो तुमने पेरिस में याद होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में 24 और 25 अगर याद होगा, तो हमने फंड, ग्रीन क्लाइमेटिक फंड बनाने की बात की थी। उसी समय ओबामा साहब को, अमेरिका के राष्ट्रपति को, नया नया पीस प्राइज़ मिला था, एकदम धमकते हुए आए थे, बोले अभी ऐसे सब कुछ हिला के रख दूंगा, और तमाम जो है उन्होंने 21 में ही ये बात शुरू हो गई थी, COP 21 में, तो वहाँ पे आएंगे और फंड वंड बना देंगे, ठीक है। जैसे ट्रंप आया, बोला सब बेकार है, मैं बिजनेसमैन हूँ, ये क्लाइमेट के लिए मेरे पास पैसे नहीं, और आपने देखा होगा अमेरिका उससे वापस आ गया, बाहर आ गया। अब सवाल ये है कि जब ग्रीन क्लाइमेटिक फंड और ये सब, पहली बात तो बाद में इस पे आऊँगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब वो फंड बनाने की बात आई, तो हमने कहा सिर्फ फंड नहीं हमें चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। भाई मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, तो मुझे मान लो मुझे कार्बन रिसेप्टर्स चाहिए, मुझे नई नई बैटरीज चाहिए, मुझे सस्ती दो, सब्सिडाइज दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो। अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकार जो गैट से निकला था, बहुत बहुत बड़ा जाल है ये, तुम समझना नहीं, ये बहुत हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा वैश्विक साजिश है। विकासशील देश और विकसित देश जो है, अल्प विकसित देश कभी आगे ना बढ़ा, बहुत बड़ी साजिश है। तो तुमने WTO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कहता है व्यापार को समृद्ध करेंगे, ये करेंगे। अच्छा अभी बताता हूँ। तो बौद्धिक संपदा अधिकार तुमने पकड़ लिया, पेटेंट पकड़ लिए, अब टेक्नोलॉजी तुम किसी देश को दोगे नहीं। तो पहली बात तुम फंड भी नहीं दे रहे हो, दूसरी बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात आ रही। भाई मैं कह रहा हूं मैं पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलाना चाह रहा हूं साहब, तो मुझे एक काम करो, मुझे कोई सस्ती बैटरी का विकल्प दे दो, मुझे सोलर का विकल्प दे दो। तुम्हारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं, हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम अपना पानी बचा सकें, अपनी हवा साफ कर सकें, अपने जो है वो क्लीन एनर्जी हम लेकर आ सकें, हमें वो टेक्नोलॉजी दे दो और हमें उसको अडॉप्ट करने के लिए पैसे दे दो। तो हम तुम्हारे इस वैश्विक चीज में हम साथ हैं। अब तुम तो दुनिया के मास्टर बने बैठे हो ना, तो वो भी मानने को तैयार। ओ भाई बोला, अरे देखो यहाँ पे तो बौद्धिक, दूसरा वो लेकर आया कानून, दूसरा कानून लेकर आया, बोले अरे बौद्धिक संपदा अधिकारों में पेटेंट राइट्स है हमारे पास, मैं इसको कैसे रिलीज कर सकता हूँ। और बार बार वो जो नहीं, वो दीवार के अमिताभ बच्चन की तरह वो पहुंच जाता है, हर कॉप में पहुंचता है अमेरिका और पश्चिमी देश। तो नहीं, वो जाके जब शशि कपूर उससे पूछता है तो अमिताभ बच्चन कहते हैं पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे लिखा था तेरा बाप चोर है। उसी तरह अमेरिका पहुंच जाता है, और जैसी बात होती है कि चलो भाई सब लोग मिलकर विश्व को बचाते हैं, तुरंत अमेरिका पहुंच के कहते हैं पहले इंडिया और चाइना के साइन लेकर आओ, ठीक है तब मैं साइन करूंगा। आज तक उसने साइन नहीं किया। जिसको पूरी दुनिया का नेता बनना चाहिए था, जिसको पूरी दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए था, वो जानता है कि अगर वो इस प्रयास में घुसा तो या तो विकसित देश आगे बढ़ेंगे या उसकी पूरी इकोनॉमी का जो है वो काला चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि इस दुनिया को लीड करने की ताकत किसी के पास है ना, तो भारत के पास है।
ये तो एक पूरा एक समय दौर 300-400 सालों का चला, जिसने वो टॉप पे पहुंच गया। हिरोशिमा नागासाकी के बाद उसने अपनी दबंगई दिखा के पूरी दुनिया का मास्टर बन गया। कोल्ड वॉर में यूएसएसआर को ख़त्म करके मास्टर बन गया। बट एक्चुअली ये देश जो है वो पूरी दुनिया को लीड नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपने स्वार्थ में इतना गहरे तक घुसे हुए हैं कि इनके लिए मानवता, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, ये सब कोई वैल्यू नहीं है इनके पास। ये बड़ी बड़ी केवल बातें करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये आप देखो, और लास्ट में अभी आपने देखा कॉप में क्या बात हुई, $100 अरब, $100 अरब का फंड बनाना था। ये $100 अरब सुनने में तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा। वही बात है, एक ऊँट बड़ा भूखा है, उसके मुंह में एक जीरा डाल दिया, बोला अरे खाओ यार, आज तुम्हें हम दावत पे बुला के आए, और पता चला उससे करो आज डिनर पे तुम्हें बुलाया है, टेंशन ना लो। तो इतनी बड़ी समस्याएं, इतने देश हैं कि उसके लिए ये फंड कुछ भी नहीं, नथिंग। इतने में तो पोस्टर छपवाओगे, ऐड कराओगे पूरी दुनिया के टेलीविजन में, ये फंड खत्म हो जाएगा। सवाल फंड का नहीं है, सवाल है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, क्योंकि टेक्नोलॉजी तुम्हारा बिहेवियर चेंज करती है। आज भारत अपने दम पर मेट्रो पिलर खड़े कर सकता है, आज तमाम राज्यों में है। भारत ने वो चीज़ सीख के हमारे इंजीनियर ने क्या किया, उसको आगे बढ़ाया। और तमाम, अभी तो भारत की बात हो रही है, तमाम अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तमाम अन्य देश हैं जो अपने दम पे टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। और बिल्कुल मेक इन इंडिया में हम यही सब चीज़ें सीख रहे हैं और कर रहे हैं और इसी दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया है कि कैसे कुछ विकसित देश जो है विकासशील और अल्प विकसित देशों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो कि कान इधर से उधर से पकड़ने वाली बात है, लेकिन वैश्विक मंचों पर बातें कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी। COP27 में भी यही हो रहा है। कई मुद्दों पर जो है सहमति नहीं बन रही है, उसमें आर्थिक सहायता देने वाला मुद्दा भी एक मुद्दा है। बट सर, अगर यही सब चलता रहेगा तो इस पर्यावरण असंतुलन की, जलवायु परिवर्तन की और पूरी धरती जो विनाश की कगार की ओर आगे बढ़ रही है, उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? अपनी जिम्मेदारी से पीछे। ये जो जिसको संकट वंकट कह रहे हैं ना हम लोग, ये संकट उनके लिए है भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि देखो आपकी जो इकोनॉमिक कैपेसिटी होती है वो प्रॉब्लम से लड़ने की आपको ताकत देती है। इस संसार में जो ये ज्योग्राफी और ये जो जियो पॉलिटिक्स है ना, भू राजनीति, वो ना हर समस्या में एक अपॉर्चुनिटी देखती है। जैसे पूरी दुनिया में अगर लड़ाई हो और पूरी दुनिया का, आप एक अंदाज़ा लगाओ कि 2 देश, नाम ले रहा हूँ, अमेरिका और ब्रिटेन, पूरी दुनिया के हर 100 में से 52 हथियार वो बनाते हैं। अब अच्छा, उनका हथियार लॉबी, जो उनकी वेपन लॉबी है, बहुत ताकतवर है। अच्छा, उन्हें कैसी दुनिया अच्छी लगेगी? गांधी वाली, कि भाई एक गाल कोई हमारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, अहिंसा वाली? ये पूरी दुनिया में लड़ाई बच रही है, उनका खूब सामान बिक रहा है, उनका खूब हथियार बिक रहा है, उन्हें कैसा चाहिए होगा बताओ? उन्हें कैसा विश्व चाहिए? आप समझे, ये आतंकवाद कहाँ से आ रहा है? ये जो आतंकवादी हैं, एक से एक बेहतरीन हथियार लेके घूम रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है उनके घर में बन रहा है क्या? कट्टा तो उनसे बन नहीं पाएगा, तो इतने अच्छे हथियार कहाँ से बनाएंगे? तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, बड़ा अजीबोगरीब। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर तुम ध्यान से दूसरे देशों के बारे में बात करो, क्या होगा अगर दुनिया की ग्लेशियर्स के जो है वो बर्फ़ पिघल जाए, साफ पानी, समुद्र स्तर बढ़ जाएगा, पीने का पानी नहीं बचा है। तो पता है कई देशों के लिए बहुत भयानक अपॉर्चुनिटीज, जैसे साइबेरिया का रीजन जो है, तमाम रीजन्स हैं, अंदर बहुत बेहिसाब कीमती संसाधन दबा पड़ा है। जो ग्रीनलैंड के ऊपर का हिस्सा है, कनाडा के ऊपर का हिस्सा है, ज़बरदस्त पेट्रोलियम, हीरे, सब कुछ दबे हुए हैं, क्योंकि वो गोंडवाना का पार्ट है, वो कार्बोनिफेरस युग का पार्ट है, सबको पता है ज्योग्राफी में। तो अगर वो बर्फ़ पिघल जाए, कई किलोमीटर मोटी परत है, निकाल नहीं सकते, अगर वो पिघल जाए, हा, क्या गैस, क्या हीरे, क्या खनिज, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आप डूब जाओ कोस्टल इलाके में, उनको बहुत फायदा होने जा रहा है। माय गॉड, ये है वर्ड पॉलिटिक्स, इसीलिए वो कभी इकट्ठा होकर इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो तो वेट कर रहे हैं जल्दी पिघले, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए हैं, ध्रुवों की तरफ हैं, तो वो सारा संसाधन तो निकालें, बेच के एकदम अमीर देश हो जाएंगे, क्या टेंशन पड़ी है? तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण। और देखो, अंत में गरीब ही मारा जाना है। देखो, गर्मी पड़ती है तो अमीर आदमी एसी को 21 से 16 कर लेता है, यही होता है। जाड़ा पड़ता है, एक कंबल और ओढ़ लेता है। मरता कौन है यार? जब हीट वेव चलती, लू चलता है, वो मरता वो जो सड़क पे, फुटपाथ पे सोने वाला। वो ठंड जब बहुत बेहिसाब पड़ती है, कौन मरता? वो जो गरीब है, जिसके पास सर पे छत नहीं है या 2 रजाई नहीं है। तो भैया मेरे, इस पर्यावरण संकट से ना इनको कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, इनके पास वो कैपेसिटी है जिसको वो बियर कर सकते हैं। मरेंगे विकासशील देश और अल्प विकसित देश के लोग,
इसीलिए जब G20 की बात हो रही ना तो V20 की भी बात होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इत्तेफाक को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना। जब आज ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए हम G20 की बात कर रहे हैं, एक फंडामेंटल बात कर रहा हूँ, V20 वर्नरेबल 20, उन 20 देशों को सामने आ जाना चाहिए जिनकी जलवायु में सबसे बड़ा परिवर्तन का इंपैक्ट आ रहा है, जो पर्यावरण पर डिपेंडेंट है जिनकी इकोनॉमी, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो मॉरिशस हो, या अफ्रीका के तमाम देश हो, भारत हो, तो उनको V20 बनाना चाहिए। वी मतलब वर्नरेबल, जो संवेदनशील 20 देशों का संगठन बनाएंगे तभी वो इन ताकतवर इकोनॉमिक्स के सामने खड़े हो पाएंगे। बोलेंगे भैया तुम्हारी इकोनॉमिक्स हमें नोच के खत्म कर रही है, इकोनॉमिक्स मॉडल या तो चेंज करो और या तो हमें जो तुम कमा रहे हो उसमें से हमें हिस्सा देके हमारी जो पर्यावरण संकट है उसको निपटने में मदद करो। क्योंकि सीधा सीधा इस तरीके से हो रहा है कि विकास कोई और कर रहा है, डेवलपमेंट किसी और का हो रहा है और कंजप्शन आप कर रहे हो और उसका नुकसान दूसरे देशों को भुगतना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही चल रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बानर जुड़े सभा हुई आई और किटकिटात भाके कविताएं, सारी कविताएं चल रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, देखो इसका और भी एक बड़ा वो सेगमेंट है, वो यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, मतलब उसका तो समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है आजकल। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से भारत कितने समय से कह रहा है कि हमें भी आने दो यार, हम विश्व को लीड कर सकते हैं, हमारे पास वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है, हम सॉफ्ट पावर है, हम अतीत से ही बहुत बड़ी सभ्यता रहे हैं, तो उसमें उसको जगह नहीं दी जा रही है। ठीक है, और जो लोग हैं वो अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। तो आज जब यूनाइटेड नेशंस की बात आ रही है, यूनाइटेड नेशन जो FCC की बात आ रही है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंजेस की बात आ रही है, तो यार वो इतना वो कमज़ोर आज की डेट में हो रहा है, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो जब कोई सुन ही नहीं रहा, जब उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने की आज ताकत ही नहीं बची है, तो वो क्या परिवर्तन करके रखेगा। तो ऐसे होता रहेगा, तुम भी इसको याद करते रहो, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ ऐसे होता रहेगा, नोट डाउन करके रखते रहो। पृथ्वी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम भारत को सशक्त बनाएं। और हम 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, और अगर हम पर्यावरण के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, किसी दिन पढ़ के देखना, गौरव होगा। भारत में ऐसे ऐसी ट्राइब्स हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी परंपराएं हैं। आज भी हम अपने पेड़ को पूजते हैं, पश्चिम ने कहा अंधविश्वासी हैं ये भूत प्रेत जादू टोना वाले हैं। हमें पीपल के पेड़ की पूजा करने की आदत थी, जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। हम वो हैं जो मृग को अपने प्राण से ज्यादा प्यार करते हैं। हम वो हैं जो पेड़ों से चिपक गए, बोला हमारे शरीर को काट दो, चिपको आंदोलन में पेड़ नहीं कटने चाहिए। हम वो हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं, सूर्य को जल देते हैं। हम वो हैं जो नदी को माता मानते हैं। तो हमारे यहाँ हर आंगन में तुलसी लगती है, हम उसके पत्तों को तोड़ना, उसकी डाली को तोड़ना पाप हमारे यहाँ माना जाता है। हमें अंधविश्वासी बताकर हमारी जो परंपराएं, जो प्रकृति को हमें समृद्ध करने की जो ताकत थी, उसको एनरिच करने की ताकत थी, उसको शर्म का विषय बना दिया। और प्रकृति का शोषण करने वाले आज विज्ञान के सर पे बैठ के हमें पूरी दुनिया को कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी सिखा रहे हैं। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कभी पर्यावरण को बचने नहीं देगा, क्योंकि वो पूरी दुनिया, इस पूरी धरातल, इस वसुधा पृथ्वी को सिर्फ उपभोग की नज़र से देखता है। और सर इसमें ये भी चीज़ हुआ है कि भारत खुद उस लिस्ट में शामिल है जो कि इसका पीड़ित है कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, और वो खुद आर्थिक सहायता की मांग रख रहा है। लेकिन उल्टा ये हो रहा है कि भारत से भी मांगा जा रहा है कि आप बल्कि दो दूसरे देशों को, गरीब देशों को, पीड़ित देशों को। ऐसे में हम लोगों ने आगे बढ़कर उस चीज़ को कि पहले सदियों से जो इतना या दशकों से जो होता आया है उसमें इतनी ज़्यादा भागीदारी भारत की नहीं है, पर हाँ भारत ने आगे होकर ये वादा किया है कि हम वादा करते हैं कि अब से आगे जो है उसका हम लक्ष्य लेकर चलेंगे। 2070 तक जो है हमारी जो कार्बन की जो उत्सर्जन है उसे ज़ीरो करने का हमारा लक्ष्य है। जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी चुनौतियां सामने आने वाली है। किस तरीके से हम इससे निपटेंगे या इसके पार पहुंच पाएंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और आप सभी को ये सुनना चाहिए कि राष्ट्र में जब कोई परिवर्तन होता है तो सरकारों के साथ साथ जो उस देश के लोग होते हैं वो भी उस परिवर्तन का हिस्सा होते हैं। हम धोने की जगह पहुंचने का काम करेंगे, पहले बताया, हम कागज़ का बेहिसाब इस्तेमाल करेंगे, हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे, तो पर्यावरण बचेगा नहीं। हम 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, हमें अपनी परंपराओं को समझते हुए उसका पालन करना होगा। और जिसको हम दकियानूसी, अंधविश्वास, पुराने लोग ये कह के और वेस्टर्न को हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, हमें उससे निकल कर वापस अपनी संस्कृति की तरफ देखना होगा, तो सरकारें मजबूत होंगी। अब दूसरी चीज़ है, किसी भारत के पास प्राचीन समय से ही ये इतनी संभावनाएं रही हैं कि पर्यावरण में वो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे आपने ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन की बात की, तो आज हमारा 67% जो कार्बन है वो हमारे बिजली क्षेत्र से निकलता, कोयला जलाने की वजह से। अच्छा, भारत ने जब अपनी ताकत को पहचाना कि भारत जो है उसका आधा भाग कर्क रेखा से गुजरता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरता है, और सूर्य की किरणें हमें 300 दिन, साल में कम से कम 300 दिन सीधी और तीव्र मिलती हैं।
तो भारत ने अपनी इस क्षमता को पहचाना, एक लीडर के नेतृत्व में आते हैं हमारे प्रधानमंत्री के साथ, और इस क्षमता को पहचान कर भारतवासियों के लिए एक नई जो है वो परंपरा शुरू करते हैं। मैं सबसे पहला श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को देना चाहूँगा, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन शुरू किया। इसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं इसका जो है धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इसको और ब्रांड लेवल पे पहुँचाया। तो इन प्रधानमंत्रियों ने भारत को एक दिशा दी, और आज भारत सोलर एनर्जी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर, उसका मुख्यालय भारत में लाकर, अपनी उस प्रकृति के द्वारा दी गई जो क्षमता थी उसका दोहन करके आज वो क्लीन एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में इतना आगे जा रहा है। बहुत ही, किसी को दुनिया को उम्मीद नहीं थी भारत इतनी बड़ी छलांग लगा देगा, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अकेले सिर्फ सरकार या प्रधानमंत्री काम करने से नहीं होगा, हम सभी को मिलकर काम करने का। जैसे आप पूछेंगे कैसे, तो हम भी उसका महत्व समझें। हमें लगता है कि बिजली दी जा रही, कई राज्य सरकारें फ्री में दे रही हैं, वो दे रही हैं, हम उसका वैल्यू नहीं समझते। हमारे घर की छतों पर हम उसका सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। मैं कह रहा हूँ हर आदमी सिर्फ एक बल्ब भी अगर सोलर से जला लेगा, और दिन भर में वो अगर 2 यूनिट भी बिजली जो कोयले से पैदा हो रही उसको खाली कम कर देगा, तो आप भारत की आबादी के हिसाब से उस 2 यूनिट बिजली को कैलकुलेट करके देखो कि हम कितना ज़्यादा बिजली बचा सकते हैं और क्लीन एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोयले से जो वो 2 यूनिट बिजली बन रही है उसको हटा सकते हैं। सर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने ये समझाया। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि बचपन में हम एक सीरियल देखा करते थे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो सर ने वही बातें हमें समझाई। हमें इन्हीं छोटी छोटी बातों को अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करना है और एक जिम्मेदार नागरिक बन के पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी है। देश और दुनिया में चाहे कितनी बैठकें हो, लेकिन होगा तभी कुछ जब हम एक्शन लेंगे, तो वो हमें ज़रूर लेना है। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमारा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये जन जागरूकता का भी अभियान है।